अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैकयार्ड मुर्गियों से अधिक लाभ लेने हेतु इनकी देखरेख पर जानकारी। फसलों में सल्फर तत्व की कमी के लक्षण और इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय। सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण। मुर्गी पालन के अंतर्गत बहुत से किसान बैकयार्ड मुर्गियों का भी पालन करते हैं, जिनके अंडे और मांस अधिक मूल्य पर बिकते हैं। अतः इनके उचित विकास और आशातीत अंडा उत्पादन के लिए इनकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन और बीमारियों से बचाव पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर इन प्रबंधनों में किसी प्रकार की कमी होती है तो मुर्गियों का विकास और अंडा उत्पादन प्रभावित होता है। अतः बैकयार्ड मुर्गियों के देखभाल में किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के कुक्कुट पालन विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी सिंह से। हमारे यहाँ पोल्ट्री में जो अपना यूनिवर्सिटी का पोल्ट्री फार्म है, उस पे 5 तरह की जो है कि प्रजातियों को हम लोगों ने पाल रखा है, जिनमें कड़कनाथ, पीला असील, कैरी रेड असील और RIR, रोड आइसलैंड रेड, रेड कार्निश, ये तमाम प्रजातियां हमारे यहाँ पाली है। जैसा कि इन मुर्गियों को पालना आसान होता है, जिन्हें हमारे भूमिहीन किसान लकड़ी से बने दरबे में पालते हैं। साथ ही बहुत से किसान तो इस व्यवसाय को बड़ा रूप देकर शेड बनवाकर भी इनका पालन कर रहे हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि इन्हें किसी विशेष आवास की जरूरत नहीं होती है, केवल इतना ध्यान रखना होता है कि अधिक गर्मी, अधिक ठंड और अधिक बरसात से मुर्गियों को बचाना होता है। इन प्रजातियों में जैसे ये हमारे यहाँ जो है रेड कार्निश की ब्रीड है। रेड कार्निश की फीमेल्स हैं ये मुर्गियाँ, जो कि लगभग 4 महीने की अवस्था में आ गई हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ रेड कार्निश के बाद जो है पीला असील की हैं, पीला असील के बाद उधर कड़कनाथ की, और ये सारी बर्ड्स हमारे यहाँ रियर की गई हैं। और इनके रखरखाव के लिए जो जैसे अब हमारा ये बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में मुर्गियों के रखरखाव के लिए हमें सबसे पहले तो जो कुक्कुट आवास है, कुक्कुट आवास को जो है उसकी मरम्मत करा लेते हैं। कहीं से यदि टपक रहा हो, पानी टपक रहा हो, जिससे कि पानी टपकेगा तो जो लीटर मटेरियल है, जो उनके बिछावन है, उसमें जो है कि नमी आ जाती है। उस नमी से जो है काक्सिडियोसिस के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो फीड है, जो उनका कुक्कुट आहार है, उनकी जो गोदाम है, उसका भी हम जो है बारिश से पहले मरम्मत करा लेते हैं, जिससे कि फीड में जो है कि नमी ना आए, फीड भीगे ना, और इससे जो है कि बहुत सारी बीमारियों से हम अपने पक्षियों की बचाव कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जो भी आप फीड दे रहे हैं, कुक्कुट आहार दे रहे हैं, कुक्कुट आहार को आप जो है हफ्ते में एक बार चेक करते रहें कि इसमें फफूंद तो नहीं लग रही है, क्योंकि इस मौसम में बहुत नमी होती है। मौसम की नमी की वजह से फफूंद की ग्रोथ हो जाती है, जिससे कि बहुत सारी तरह की बीमारियां होने के चांस रहते हैं। और उसके साथ जो है जो पानी हम देते हैं कुक्कुट को, पक्षियों को पिलाए जाने वाले पानी में हम ध्यान रखें कि ये पानी हमारा इंडिया मार्क का जो है कि आपकी भारत मार्क का जो पंप है उससे आए या ट्यूबवेल से आए, जिससे कि जो सतह पे होने वाला पानी है उससे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उसको हम कम कर सकें।
बैकयार्ड मुर्गियों के पालन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनमें बीमारियों की संभावना काफी कम रहती है। फिर भी दूषित पानी और आहार खाने से कुछ बीमारियां इनको नुकसान पहुंचाती हैं, जिनका उचित समय पर कुछ दवाओं का प्रयोग करके इन पर निदान पाया जा सकता है। तो इन मौसम में होने वाली बीमारियों में कॉक्सिडियोसिस विशेष तौर पे होती है। कॉक्सिडियोसिस के हम लक्षण की बात करें तो जो कुक्कुट पक्षियों का जो है कि जो ड्रॉपिंग्स होती है, बीट होता है, वो जो है कि म्यूकाइड बिल्कुल लसलसा सा और थोड़ा पतला हो जाता है, साथ ही ब्लड टिंस खून से जो है कि मिक्स होके आता है। और इसको हम यदि जो है कि यदि समय पर समुचित जो है कि उसको रोकथाम ना करें तो इससे कुक्कुट पक्षियों में जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। साथ ही जो अंडे देने वाली प्रजातियां हैं उनका जो है उत्पादन अचानक बिल्कुल जो है कम होने लगता है। इनकी रोकथाम के लिए हम जो है कि जो सल्फाडिमिडीन ड्रग्स हैं या एम्प्रोलियम, उनको जो है हम फीड में मिक्स करके कुक्कुट आहार में या पानी में दे सकते हैं। ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, जैसा जितनी पक्षियां हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको देंगे। उसके बाद जब दूसरी बात करते हैं इंट्राइटिस की, ये भी एक जो है कि विषाणु जनित रोग है और ये मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इंट्राइटिस में भी जो है कि जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं वो बिल्कुल जो है कि लिसलिसी और जो है पतली हो जाती है। इसमें बस ये है कि ब्लड टिंस्ड नहीं होता है। कॉक्सिडियोसिस है, कॉक्सिडियोसिस में हम उनका फीकल एग्जामिनेशन करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इसमें कॉक्सिडियोसिस का ही इन्फेक्शन है। लेकिन ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है, विषाणु जनित जो इंट्राइटिस है, इसमें जो है कि मिक्स टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो उसको जो है कि बेटर है कि हम उसको इतना ज़्यादा जो है कि उसमें छानबीन करने की अपेक्षा हम जो है कि इनका सीधे ट्रीटमेंट पे बात करें। तो जब बात ट्रीटमेंट की होती है तो इंट्राइटिस के लिए हमें जो है इंडोफ्लॉक्सासिन ड्रग हम उसको पाउडर के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है पानी में मिला के या हम जो है कुक्कुट आहार में मिला के दे सकते हैं। इनमें घातक बीमारियों के अंतर्गत कई बार रानीखेत का प्रकोप देखा गया है। इसलिए इस बीमारी का संक्रमण न हो, इसके लिए 5 से 7 दिन की अवस्था पर रानीखेत का टीका विशेषज्ञ की सलाह से लगवा लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज हमारे प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में सल्फर की कमी पाई जाती है, जिसकी कमी के कारण फसलों की पत्तियां पहले हरी से सफेद होने लगती है और बाद में सूखने लगती है, जिससे फसल से मिलने वाली उपज कम हो जाती है। अतः इस सल्फर की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर आर.के. नायक। किसान भाइयों, सल्फर एक ऐसा विशेष पोषक तत्व है जो हमारे मानव शरीर में रहता है, फसलों में रहता है, जानवरों में रहता है। तो यह हमारे अंदर रोग रोधी क्षमता विकसित करता है। और ये जब से अपने देश में, प्रदेश में ये अभियान चला, अपनी मिट्टी पहचानो अभियान, इसके तहत दोस्तों मृदा परीक्षण के उपरांत यह निकल के आ रहा है कि पूर्वांचल की मिट्टियों में खास करके सल्फर पोषक तत्व की भारी कमी पाई जा रही है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाइयों को अपनी फसल में सल्फर तत्व की कमी के लक्षणों की पहचान समय से नहीं हो पाती है, जिस कारण उन्हें आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई किस तरह से पहचाने फसल में सल्फर तत्व की कमी को, आइए जानते हैं। इसके लक्षण के लिए आप देखें कि यह किसी भी फसल के ऊपरी पत्तियों में, नई पत्तियों में ये धीरे धीरे शुरू होता है। पत्ती से लेकर सिराओं तक गहरे हरे रंग से यह पीलेपन में आता है और बाद में आप देखें कि सफेद हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग इस बात से अवगत ही हैं कि किसी भी समस्या के उपचार से अच्छा उसका बचाव करना ही होता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को सल्फर तत्व की कमी से बचाने तथा इसमें ग्रसित फसल को इससे छुटकारा दिलाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं,
आइए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आवश्यक यह है कि जब आप अपने खेत की तैयारी हंगाई जुताई कर रहे हों, उसी दौरान अपने खेत में 1 बोरी जिप्सम प्रति बीघा प्रति वर्ष आप जो है प्रयोग करें। इससे ये होता है कि 1 बोरी जिप्सम प्रयोग कर लेने से 6 से 6.5 किलोग्राम प्राकृतिक सल्फर आपके 1 बीघा खेत को मिल जाता है। उसके बाद आप अपने खेत में खरीफ में इसका प्रयोग ज्यादा लाभदायक होता है। खरीफ में डालते हैं तो खरीफ, रबी, जायद की सारी फसलें जो है आसानी से आप ले सकते हैं और उसमें सल्फर पोषक तत्व की कमी परिलक्षित नहीं होगी। इसका फायदा दोस्तों देखें, एक तो यह है कि जब 1 बोरी जिप्सम आप 1 बीघे खेत में डालते हैं तो आपके खेत को ये 6 से लेकर 6.5 किलोग्राम प्राकृतिक सल्फर की आपूर्ति होती है। दूसरा इसका विशेष फायदा होता है कि हमारे मिट्टी की जो संरचना है ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर के बनी हुई है, सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल। तो यह है जिप्सम के कण जा करके हमारे मिट्टी की संरचना में शामिल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, पानी सोखने की क्षमता में और पानी रखने की क्षमता में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती है और आप कम पानी में अच्छा उत्पादन, स्वस्थ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि यह जो सल्फर मृदा परीक्षण के उपरांत न्यून श्रेणी में पाया गया अपने आजमगढ़ की मिट्टी में, और इसके लिए भी एक तरीका है कि जिप्सम की आपूर्ति की जाए। दूसरा तरीका है कि इन्हीं सल्फर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के तरफ से, कृषि विभाग के तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से यह मल्टीप्लस इजाद किया गया है। मल्टीप्लस होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण। यह मिश्रण जो है ये भी आपको 50% छूट पे उपलब्ध होता है और इस मल्टीप्लस में 6 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पाया जाता है जिंक, सल्फर, कापर, आयरन, बोरान और मॉलिब्डेनम। इनकी भी मात्रा दोस्तों आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या कह सकते हैं कि 5 से 6 किलोग्राम प्रति बीघा जब अपने खेत की आप जुताई हंगाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान अगर इनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर दें तो फिर आपके फसलों में ये सल्फर पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। चलती फसल में अगर सल्फर पोषक तत्व की कमी परिलक्षित हो रही है तो उसके लिए भी तरीका है कि 25 ग्राम मल्टीप्लस प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपनी चलती फसल में अगर इसका आप छिड़काव करें तो इससे भी सल्फर की कमी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई कार्य संपन्न कर ली होगी और इसमें 30 से 40 दिन की अवस्था लिए खेतों में फसल खड़ी है, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कुछ कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जो कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सोयाबीन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं तथा उनका समेकित नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बात की जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS टेलर। साथियों, यदि सोयाबीन की फसल से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है तो हमें सोयाबीन की फसल को कीटों से सुरक्षित रखना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में कीटों की रोकथाम हमको करना होगी। तो सोयाबीन की फसल में जो मुख्य नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं उसमें नीला भृंग जिसको हम लोग ब्लू बीटल बोलते हैं, एक चक्र भृंग जिसको हम गर्डल बीटल कहते हैं, एक सेमी लूपर नाम का कीट लगता है। उसके बाद में एक तने की मक्खी जो कीड़ा है वो भी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाता है, चने की इल्ली और रोएदार इल्ली। तो साथियों, इनकी समन्वित कीट नियंत्रण के लिए हमको कुछ ऐसी समन्वित क्रियाएं अपनाना है जिनसे कम खर्च, कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा कीटों की रोकथाम कर सकें। पहला जो उपाय है वो है कि
प्रति हेक्टर 20 से 25 अंग्रेजी का टी अक्षर के आकार की खूंटियाँ हम खेत के अंदर लगाएं। टी आकार की खूंटियाँ जब हम खेत के अंदर लगाएंगे तो उसके ऊपर पक्षी बैठेंगे और पक्षियों को जैसे ही फसल के ऊपर इल्ली दिखेगी वो उसको खाकर नष्ट करेंगे। तो यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हम कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। इसके साथ ही एक साथियों फेरोमोन ट्रैप भी आजकल हमारे किसान भाई बहुत मात्रा में इसका उपयोग करने लगे हैं। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग भी हम सोयाबीन में इल्लियों के नियंत्रण हेतु कर सकते हैं और इसके लिए 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से हम लगाएं। साथियों यहाँ पर यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि इसमें जो फेरोमोन ट्रैप के अंदर जो ल्यूर या सेप्टा लगता है वो हर इल्ली का अलग अलग आता है। तो दुकानदार से उस इल्ली के अनुसार ही हम सेप्टा खरीदें और खेत के अंदर लगाएं। इस ल्यूर या सेप्टा की जो अवधि है वह लगभग 15 दिन के आसपास होती है। 15 दिन के बाद में फिर हम ल्यूर या सेप्टा को इसमें बदल सकते हैं। बदलते वक्त हमको एक सावधानी और रखना है कि जो बदलते वक्त हम अपने हाथों को साबुन से न धोएं, तंबाकू खाकर सेप्टा न बदलें, बीड़ी या सिगरेट पीकर सेप्टा न बदलें। अगर बदलना है तो उसके पहले हाथ को खेत की मिट्टी या चूल्हे की राख से अच्छी प्रकार से धोने के बाद ही उसको बदलें। इसके बाद में साथियों एक और तरीका हम कीट नियंत्रण के लिए अपना सकते हैं और वो है प्रकाश प्रपंच का उपयोग। कीटों के जो वयस्क हैं वो अधिकतर रात में ही निकलते हैं, इसलिए प्रति हेक्टर एक प्रकाश प्रपंच का उपयोग हम सोयाबीन की फसल में करें ताकि जो उनके वयस्क कीट हैं, जो फुद्दियां हैं, वो रात में लाइट ट्रैप से वो पकड़ में आ जाए और उनको हम नष्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल में कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तब रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें कौन से कीट के लिए किस कीटनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए, आइए जानते हैं। साथियों, ब्लू बीटल और सेमी लूपर के लिए क्लोरोपाइरिफास या क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से यदि हम छिड़काव करेंगे तो कीटों की जो रोकथाम है वो अच्छी प्रकार से हो सकेगी। इसके साथ ही साथियों एक जो कीड़ा है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में रिंग कटर भी बोलते हैं और जिसको चक्रभृंग या गर्डल बीटल भी कहते हैं। साथियों, चक्रभृंग या गर्डल बीटल की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या एक और रासायनिक कीटनाशक आता है इथोफेन प्रॉक्स 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम सोयाबीन की फसल में छिड़काव करेंगे तो काफ़ी सीमा तक हम चक्रभृंग के रोकथाम कर सकते हैं। 2 और कीट हैं जो सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें एक है तंबाकू की इल्ली और दूसरा है चने की इल्ली। साथियों, अगर रासायनिक कीट नियंत्रण की हम बात करते हैं तो इसमें एक रासायनिक कीटनाशक है प्रोफेनोफास करीब 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या इंडोक्साकार्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम सोयाबीन की फसल में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली की रोकथाम हम कर सकेंगे। इसके साथ ही इन दोनों कीटों की जैविक कीट नियंत्रकों से भी हम रोकथाम कर सकते हैं। उसमें HANPV नाम का एक जैविक कीटनाशक आता है। इसकी 200 LE मात्रा का छिड़काव यदि हम सोयाबीन की फसल पर करेंगे तो साथियों निश्चित तौर पर हम पर्यावरण की सुरक्षा तो करेंगे ही, इन कीटों की रोकथाम भी हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, सोयाबीन की फसल में तना मक्खी नाम का एक और कीड़ा सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाता है और इसकी रोकथाम के लिए थायोमिथाक्सम कीटनाशक का प्रयोग हम कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी फसल पर कीटों का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो दवा का छिड़काव करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पहली चीज तो यह है कि हम दवाइयाँ तो बराबर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घोल बनाते समय दवाइयों के साथ साथ पानी की मात्रा का हम इस्तेमाल उस अनुपात में नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रति हेक्टर पानी की मात्रा हम कम से कम 500 लीटर के आसपास अवश्य लें ताकि कीटों की जो रोकथाम है वो अच्छी प्रकार से हो सके और जो कीटनाशक जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा
ले सकें। साथियों, ये तो समन्वित कीट नियंत्रण के बारे में बात हुई, लेकिन यदि हम कीट की सही अवस्था पर किसी भी कीटनाशक का सही समय पर उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से कम लागत वाले और कम से कम जहरीले कीटनाशकों से भी हम हमारी सोयाबीन की फसल को अच्छी प्रकार से कीटों से सुरक्षित रख पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अयोध्यापुर जिला वाराणसी के कृषक निरंजन कुमार ने। यह आम के फल वृक्षों से प्रतिवर्ष अच्छे फलन हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो निरंजन कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस क्रम में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो आम की प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो हम उत्तरी भारत में जो आम उगाते हैं उसमें यह समस्या है कि एक साल फल आई, एक साल फल नहीं आती। तो जिस टहनी पर एक साल फल लग जाएगा दूसरे साल उस टहनी पे फल नहीं आता है। जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में फल हर साल आता है, क्योंकि वहाँ ठंड का टाइम नहीं होता है और जो शाखाओं की बढ़वार है वो पूरे साल होती रहती है। अपने प्रदेश में ये समस्या लगभग सभी बागों में देखी जाती है और इस समस्या को हमारे आम उत्पादक किसान प्राकृतिक मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बाग की कटाई, छटाई, समय पर जुताई और उर्वरक प्रबंधन को सही तरीके से अपनाया जाए तो बाग में प्रतिवर्ष फलन होगा। किसान भाइयों, इसके अलावा एक वृद्धि नियामक दवा का भी प्रतिवर्ष फलन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दवा कैसे प्रयोग करनी है, आइए विस्तार से जानते हैं। अब हम आपको बताएं कि उत्तरी भारत में इसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि फल हर साल आए। सबसे पहले अगर आम से हर साल फल लेना है तो आम जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, आम की जब हम फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो तुड़ाई के तुरंत उपरांत पौधे की छटाई बहुत ही जरूरी है। और जब पौधे की छटाई हो जाती है तो इसमें मुख्य रूप से ये आपको देखना है, ध्यान देना है कि जिस टहनी में, जिस शाखा में फल आया हुआ था इस साल, उस टहनी को अवश्य छांटना है। ऊपर की तरफ से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेते हुए उस शाखा को काट के निकाल देना चाहिए। तो यह काम फल तोड़ने के तुरंत बाद। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो कलतार डालने की बात आती है। एक दवाई ये होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट और उसका केमिकल नेम होता है पैक्लोबिट्राजोल। तो इसके लिए जो पहली जो सीढ़ी थी वो मैंने बताया कि पहले पौधे की छटाई करनी है। छटाई के तुरंत बाद ये इस ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सितंबर माह में अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट बड डिफरेंशिएशन का टाइम होता है आम में वो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। इसका प्रयोग सितंबर माह में 4 ml प्रति लीटर कैनापी के हिसाब से, तो जो कलतार दवाई है उसका 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रति पेड़ देना होता है। अब 4 ml प्रति लीटर का मतलब ये है मिक्स करके तो देंगे प्रति पेड़, लेकिन अगर उसकी फैलाव 1 मीटर है, एक कैनापी का फैलाव 1 मीटर है, अगर मान लीजिए कैनापी का फैलाव 2 मीटर है तो ये 8 ml प्रति पेड़ हो जाएगा। अगर कैनापी का फैलाव 3 मीटर है तो ये 4×3=12 ml प्रति लीटर हो जाएगा। और इस दवा को पानी में मिला करके पेड़ के नीचे एक गोल नाली, छोटी सी गोल नाली खोलते हैं और उस गोल नाली में इस दवा को हम प्रयोग कर देते हैं। गोल नाली जब आप किसान भाई खोदेंगे तो पाएंगे कि ये जो जड़ें यहाँ दिखेंगी, छोटी छोटी जड़ें सब यहाँ दिखेंगी। तो जो फीडर रूट्स हैं वो यहाँ भी पाई जाती हैं, जड़ें यहाँ भी पाई जाती हैं। और हमारा ये एम होता है कि इसके मुख्य तना के पास ये दवाई का प्रयोग कर दें और ये जड़ें फिर इसको चूस लेंगी और फिर ये पेड़ में ऊपर की तरफ चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे ये सोल्यूशन बना करके किस तरह से प्रयोग करें। तो सोल्यूशन बन चुका है, जो हमने रेट बताया आपको कि 4 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला करके, अगर पेड़ का फैलाव 1 मीटर है तो 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से हम मिलाते हैं। 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग होना आवश्यक है। पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया कि पेड़ की कैनापी फैलाव अगर 1 मीटर है तो 4 ml दवा इसमें पड़नी चाहिए। अब उस 4 ml दवा को 1 बाल्टी पानी में मिला के आप डाल दें, 10 लीटर
पानी 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में मिला करके पेड़ के नीचे टोटल 4 ml दवा ये जानी चाहिए। पेड़ का फैलाव ज़्यादा है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर पेड़ बहुत बड़ा है तो इसके लिए जो फुली ग्रोन अप ट्री है, पेड़ है, उसमें 20 से 25 ml इस दवा का हम प्रयोग करते हैं। अब इस दवा का सलूशन हम घोल बना लेंगे और घोल बनाने के बाद इन जड़ों के चारों तरफ, जो पेड़ के चारों तरफ इस तरह दवा का हम प्रयोग करेंगे। तो टोटल जो आपने दवा का घोल बनाया है 15 से 20 लीटर पानी में पेड़ के चारों तरफ ये इस तरह से डालते जाएं, इसको अच्छी तरह भर दें। इस दवा के प्रयोग के बाद हम किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि दवा प्रयोग करने के बाद यहाँ नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो किसान भाई दवा प्रयोग करने के बाद हफ्ते में एक बार कम से कम इसमें 2 बाल्टी पानी का प्रयोग अवश्य कर दें, जिससे नमी बनी रहेगी और दवा का जो इसमें दवा यहाँ से नीचे से मिट्टी में जो जड़ें चूस लेंगी, चूसने के बाद ये पेड़ में चली जाएंगी और अपना काम जा कर के वहाँ पर जो नई नई शाखाएं आ रही हैं वहाँ पर इनका जो है प्रभाव होगा और वो शाखाएं जल्दी मैच्योर हो जाएंगी। इस तरह से हर साल फल आने में ये दवा सहायक होती है। इसमें जो हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में रिसर्च करके देखा गया है, इसमें आप जो मैंने पूरी डोज बताई, इसकी पूरी मात्रा पहले साल पूरी मात्रा देंगे, दूसरे साल इसका हाफ डोज कर देंगे, तीसरे साल इसका 3/4 कर देंगे, चौथे साल आप नहीं डालेंगे, फिर 5वें साल से पूरी मात्रा और उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 3/4 और फिर उसके बाद 0। किसान भाइयों, इस समय यानी अगस्त माह तक आप बाग की कटाई छटाई कर लें और इस दवा का प्रयोग अगस्त के तीसरे सप्ताह से लेकर सितंबर महीने तक अवश्य कर लें। ये दवा आप कीटनाशक और बीज की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देसी नस्ल की गायों का पालन लाभकारी कैसे? बेर की अधिक फलन देने वाली प्रजातियां एवं रोपण तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।